नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। सोयाबीन के अधिक उत्पादन के लिए उचित सलाह। फूल गोभी की फसल में कीटों की रोकथाम। हमारे प्रदेश के जो किसान भाई सोयाबीन की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल बुआई के अनुसार पुष्पन और फलन की अवस्था के लिए खेतों में खड़ी है और इस फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए इस समय कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है, जैसे खरपतवारों का नियंत्रण, उचित जल प्रबंधन और कीट रोगों की रोकथाम इत्यादि। तो आप कैसे करें इन कार्यों को, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं जिला शहडोल के विषय विशेषज्ञ गुरप्रीत सिंह गांधी से। किसान भाइयों, आज हम बात कर लेते हैं सोयाबीन की फसल की। तो जैसा कि आप सभी को विदित है कि वर्तमान जो समय है उसमें सोयाबीन की जो फसल है वो लगभग 50 से 60 दिन की हो गई होगी, जो कि पुष्पन और फलन की अवस्था होती है। और ये जो अवस्था है वो उत्पादन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस स्थिति में जो है हमें ज़्यादा सावधानी से फसलों का निगरानी करनी चाहिए। तो अभी वर्तमान जो समय में आप देख रहे हैं लगातार बारिश हो रही है ज़िले में, जिससे कि जल भराव की स्थिति निर्मित हो गई है। तो तत्काल आप जल निकासी की व्यवस्था कर लें, खेतों की निगरानी करते रहें कि कहीं पर जल भराव तो नहीं हो गया है, क्योंकि ये जो फसल है वो जल भराव के प्रति अत्यधिक सेंसिटिव होती है। और अगर 1 से 2 दिन अगर आपके खेत में पानी इकट्ठा हो गया, जल भराव हो गया, तो फसलों में जड़ सड़न रोग जो है वो लगने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचता है और उत्पादन में भी भारी कमी देखने को मिलती है। तो ये सुनिश्चित कर लें कि खेतों में जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो, कहीं पर जल भराव की स्थिति ना हो। किसान भाइयों, खरीफ मौसम की फसल होने के कारण सोयाबीन को सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फलियों में दाना भरते समय यानी सितंबर महीने में यदि खेत में नमी पर्याप्त ना हो तो आवश्यकता अनुसार 1 या 2 हल्की सिंचाई करना सोयाबीन के अच्छे उत्पादन लेने के लिए अधिक लाभकारी होता है। तो सिंचाई की व्यवस्था होने पर फसल की जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। इसके अलावा आपने जो है पहली निंदाई गोडाई जो है कर ली होगी, अब द्वितीय मतलब दूसरी बार आपको निंदाई गोडाई करनी है। अगर कहीं पर खरपतवार आपको दिख रहे हैं तो उस खरपतवार जो कि अभी वर्तमान में थोड़ा सा बड़े बड़े हो गए हों और उनमें भी फूल और फलियां बन गई हो, तो ऐसी स्थिति में आप तत्काल जो है हस्तचलित यंत्र से या हाथों से निंदाई गोडाई कर लें, क्योंकि ये जो खरपतवार हैं वो मुख्य फसलों से प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं और इसके जो बीज हैं वो दाने बन जाते हैं और लगातार वो फैलते रहते हैं, जिससे मुख्य फसल को नुकसान पहुंचता है। और अगर बीज के लिए आप उत्पादन कर रहे हैं तो रॉगिंग करें, क्योंकि अगर दूसरी प्रजाति के कुछ पौधे या खरपतवारों के कुछ पौधे अगर उसमें मिल गए तो फिर वो बीज जो है मानक हो जाएगा। तो आप इसका जो है विशेष ध्यान रखें। इसके बाद बात आती है सोयाबीन में फसल सुरक्षा की। तो इनमें लगने वाले प्रमुख कीटों की बात करें तो इसमें सेमी लूपर हो गया, पत्ती लपेटक कीट या आपका फल भेदक कीट, और इसके साथ साथ तंबाकू की इल्ली, ये सभी कीट जो है फसल को अत्यधिक हानि पहुंचाते हैं। और कुछ कीट जो हैं इसमें से ये सभी भागों को खाते हैं, तने को खाते हैं, पत्ती को खाते हैं, फल के अंदर छेद करके फलों को नुकसान पहुंचाते हैं। जितने भी काटने वाले जो कीट हैं उसके नियंत्रण के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। अगर कीटों की संख्या अधिक दिख रही हो और इल्लियाँ जो है बड़ी बड़ी हों तो उसके नियंत्रण के लिए इंडोक्साकार्ब
2 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर आप इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। सोयाबीन का गेरवा रोग यह एक फफूंद जनित रोग है जो कि फूल की अवस्था में देखा जाता है। इस रोग के कारण पौधे की पत्तियों पर छोटे छोटे सुई के नोक के आकार के मटमैले भूरे व लाल भूरे सतह से उभरे हुए धब्बे के रूप में पत्तियों की निचली सतह पर समूह के रूप में पाए जाते हैं। धब्बों के चारों ओर पीला रंग होता है। पत्तियों को थपथपाने से भूरे रंग का पाउडर निकलता है। इस रोग की रोकथाम के लिए रोगरोधी किस्में जैसे JS 2029, NRC 86 का प्रयोग करें। रोग के रासायनिक नियंत्रण के लिए हेक्साकोनाजोल या प्रोपिकोनाजोल 800 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। कहीं कहीं पर सोयाबीन में पीला मोज़ेक वायरस रोग भी देखने को मिल रहा है, जो कि वाइट फ्लाई मतलब सफ़ेद मक्खी उसकी जो है वाहक का कार्य करती है, जिसके नियंत्रण के लिए प्रभावित पौधों को उखाड़कर जो है खेतों से बाहर कर दें और उनको 1 मीटर गड्ढा करके खेतों में दबा दें। आप इमिडाक्लोप्रिड थायोमेथाक्साम 0.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर आप इसका भी छिड़काव जो है इसके नियंत्रण के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा फसल चक्र अपनाएं, हर वर्ष जो है सोयाबीन ना लगाकर कोई दूसरी फसल आप ले सकते हैं। रोगरोधी प्रजातियों का चयन करें जिसमें पीला मोज़ेक वायरस के प्रति रोगरोधी जो किस्में होती हैं आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये थी मेरे द्वारा बताई गई छोटी छोटी जानकारियाँ, जिसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो सोयाबीन की अधिक से अधिक पैदावार ले सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के कई किसान अगेती फूल गोभी की खेती करते हैं, लेकिन इस मौसम में फसल पर शुरू से ही हानिकारक कीटों का प्रकोप होने लगता है, जिसका सीधा प्रभाव पैदावार पर पड़ता है। इसीलिए समय रहते इन कीटों की पहचान कर रोकथाम करना बेहद जरूरी होता है। तो फूल गोभी की फसल में कैसे करें कीटों की रोकथाम, जानते हैं कीट वैज्ञानिक डॉक्टर तमोघना साहा से। शुरू में जब हम लोग फूल गोभी व बंदा गोभी लगाते हैं उस समय जो कीड़े जो लगते हैं उसमें से प्रमुख 4 प्रधान कीड़े हैं। शुरू में जो लाही जिसको बोलते हैं डायमंड बैकमॉथ, आप लोग सब जानते हैं। तीसरा जो है एक कहते हैं टोबैको कैटरपिलर, ये भी डैमेज करता है, किंतु इन तीनों के हिसाब से ये थोड़ा सा कम डैमेज करता है। फूल गोभी में मुख्य रूप से लाही, गोभी मक्खी, हीरक पृष्ठ कीट, तंबाकू की सूड़ी आदि कीड़ों का प्रकोप होता है, जो कि फसल की बढ़वार और उत्पादन को प्रभावित करते हैं। माहू कीट ये छोटे आकार के हरे पीले पंखदार व पंख विहीन कीट होते हैं। इस कीट के शिशु एवं वयस्क दोनों ही पत्तियों से रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। उपज का बाजार मूल्य कम हो जाता है। माहू अपने शरीर से मधु रस उत्सर्जित करते हैं, जिस पर काली फफूंदी विकसित हो जाती है, जिससे पौधों पर जगह जगह काले धब्बे दिखाई देते हैं। इस कीट से लगभग 20 से 25% तक नुकसान हो जाता है। अब आते हैं इनका मैनेजमेंट हम कैसे करें। मैनेजमेंट हम 2 तरह से बताएंगे, एक ऑर्गेनिकली कैसे आप मैनेजमेंट कर सकते हैं और एक केमिकल। पहले हम बताना चाहेंगे ऑर्गेनिकली। ऑर्गेनिक मैनेजमेंट में हम शुरू में हम लोग गोबर और गौमूत्र 1 लीटर गोबर और 5 लीटर गौमूत्र एक जगह पे हम उसको इकट्ठा करके उसको अगर 10 दिन तक उसको हम चलाते रहे, चलाने के बाद उसको जो सीप जो है जिसे हम छाकनी बोलते हैं उससे छान कर हम उससे जो लिक्विड मिलेगा 5 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके अगर हम छिड़काव करते शुरू से, तो हमारा ये कीड़े का आक्रमण शुरू से बहुत हद तक हम कम कर सकते हैं। दूसरा हम ऑर्गेनिकली कैसे कर सकते हैं, हमारे जो गांव में नीम की पेड़ है 5 ml 1 लीटर पानी में अगर घोल करके आप छिड़काव करते हैं, उसी से भी आपको बहुत हद तक कंट्रोल मिल जाएगा। ये छोड़ के भी हम क्या कर सकते हैं, जो बाजार में देखिएगा पीला कलर का कागज मिलेगा, कागज का दोनों साइड गोंद और ग्रीस का लेप लगा दीजिए। लेप लगा के आप जो है
20 से 25 मीटर के दूरी पे आप अगर लगाते रखें उसमें वो सट जाएगा, जिससे वो बाहर फिर निकल नहीं पाए। इससे जो है हम बहुत हद तक अपने लाही को मैनेज कर सकते हैं। इसके नियंत्रण के लिए परभक्षी कीट लेडी बर्ड बीटल को बढ़ावा देते हैं या मिथाइल डिमेटान या डाइमिथोएट 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। रस चूसने वाले कीट जैसे माहू और थ्रिप्स का प्रकोप दिखे तो इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीमीटर और 3 लीटर पानी में मिलाकर इसे स्प्रे करें। यदि थ्रिप्स का हमला दिखे तो ट्राइजोफॉक्स डेल्टा मैथ्रीन या साइपरमेथ्रीन 5 मिलीलीटर को 10 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। अब आते हैं हम दूसरा कीट जिसको हम लोग बोलते हैं डायमंड बैक मॉथ। आप लोग सभी अच्छा से जानते हैं ये जो पिल्लू जो है ये हरा कलर का होता है एवं बहुत ही छोटा छोटा होता है और ये पहले पत्ती को डैमेज करता है, पत्ती को छेद करता है। बड़े हो जाते हैं जब पिल्लू तो ये फिर पुराने पत्ती को भी नहीं छोड़ता, पुराने पत्ती को भी वो कंप्लीटली डैमेज करता है। और ये सिर्फ पत्ती को ही नहीं, जो हमारा कैबेज का जो हम लोग खाते हैं, जो इसको हम लोग बोलते हैं हेड बोलते हैं, कॉलीफ्लावर जिसको हम लोग कर्ड बोलते हैं शुरू, उसको भी वो नहीं छोड़ता, उसको भी वो कंप्लीट डैमेज करता है। इसके लिए भी फिर हम ऑर्गेनिकली और केमिकल मैनेजमेंट के लिए बताएंगे। ऑर्गेनिकली जैसे हम बताए थे गौमूत्र और गोबर दोनों का जो है आप मिक्सचर बना लीजिए, फिर 5 ml 1 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करें। इस कीड़े के लिए अगर हम मस्टर्ड जिसको हम सरसों के नाम से जानते हैं 2 रो गोभी व कॉलीफ्लावर 1 रो मस्टर्ड ऐसे करके अगर लगाते हैं तो क्या होगा, मस्टर्ड में जाकर वो अट्रैक्ट हो जाएगा जिससे हमारा गोभी जो है बच जाएगा। इसके नियंत्रण के लिए अंडे के समूहों को एकत्र कर नष्ट करें। न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस 250 LE हेक्टेयर का छिड़काव करें। मेलाथियान 2 मिलीलीटर प्रति लीटर या स्पाइनोशेड 25 SC को 15 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए। तीसरा जिसका नाम बताएंगे टोबैको कैटरपिलर व स्पोडोप्टेरा लिट्यूरा। आप लोग जानते हैं इसका पिल्लू जो है भूरा कलर का होता है, भूरा कलर का और अंदर पिल्लू में हल्का हल्का दाग भी रहता है। और एडल्ट जो है इसका जो अगले वाला जो पंख है वो हल्का सा उजला कलर है और पिछले वाला जो पंख है ये भूरा कलर का होता है। तंबाकू की सूड़ी के वयस्क मादा कीट पत्तियों की निचली सतह पर झुंड में अंडे देते हैं। 4 से 5 दिनों बाद अंडों से सूड़ी निकलती है और पत्तियों को खा जाती है। सितंबर से नवंबर तक इसका प्रकोप अधिक होता है। इन कीड़ों के रोकथाम के लिए नुआक्रान थायोडान किसी भी कीटनाशी दवा का 1.5 मिलीलीटर पानी की दर से घोल बनाकर आवश्यकता अनुसार छिड़काव करना चाहिए। बायो में जाए, बायो में इसके लिए एक अच्छा दवा है जिसका नाम है SLNPV। जैसे हेलिकोबार्पा के लिए है HNPV, इसके लिए है SLNPV। SLNPV का जो है 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके आप छिड़काव कर सकते हैं। और इसके लिए भी फेरोमोन ट्रैप उपलब्ध है। फेरोमोन ट्रैप का नाम है फेरोडिन SL। इसका भी 12 ट्रैप प्रति हेक्टेयर के दर से आप लगा सकते हैं, जिससे बहुत हद तक जो है पिल्लू का जो है आक्रमण कम हो जाएगा। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट फॉलो करें कैबेज कॉलीफ्लावर में तो कैसे करें, शुरू से हमको बीज शोधन करना पड़ेगा। इमिडाक्लोप्रिड तो 5 ग्राम प्रति केजी सीड के दर से हम लोग जो है बीज शोधन करते हैं। उसके बाद हम लोग जैसे बोलते हैं समर प्लाविंग हमको करना पड़ेगा। वो जो है सनलाइट के अंदर एक्सपोज हो जाएगा, जिससे हम बहुत हद तक उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। और मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि कम समय में पकने वाली फसलों जैसे बरबटी, ग्वारफली, सेमी पर है। अतः मौसम खुले हिसाब से प्रति मीटर क्षेत्र में यदि 2 से 3 इल्ली पाई जाती है तो किसानों को यह भी सलाह दी जाती है कि पत्ती खाने वाले कीटों के हमले से फसल को बचाने के लिए क्लोरांट्रा नीलीप्रोले 18.5 SC की 150 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से स्प्रे करें। किसानों को डेयरी पशुओं के बछड़ों को कृमिनाशक दवा देने की सलाह दी जाती है। पशुशाला में पशुओं को
मच्छरों एवं अन्य कीटों से बचाव के लिए गीला कूड़ा कचरा जलाकर धुआं करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम पोखर जिला सिंगरौली के कृषक गजानंद स्वामी ने। ये पशुओं को यूरिया मोलेसिस बटिका बनाकर खिलाने के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो गजानंद स्वामी जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। कृषि और डेयरी व्यवसाय आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन है। कृषि में आय की अनिश्चितता के कारण किसानों को समन्वित कृषि प्रणाली अपनानी चाहिए। इस क्षेत्र में अधिकतर पशुपालकों द्वारा अपने पशुओं को न तो संतुलित मात्रा में आहार दिया जाता है और न ही पूरक आहार का समावेश किया जाता है। पशु आहार की दिनों दिन बढ़ती हुई कीमतों के कारण प्रति लीटर दुग्ध उत्पादन मूल्य बढ़ रहा है, जिसके फलस्वरूप पशुपालकों को शुद्ध लाभ में कमी हो रही है। अतः पशुपालक वैज्ञानिक तरीके से पशु आहार प्रबंधन कर अपने पशुओं से अधिक दूध उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। डेयरी पशुओं का दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में संपूरक आहार है यूरिया मोलासिस ब्रिक्स। यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक यूरिया मोलासिस खनिज मिश्रण और अन्य सामग्री के उपयुक्त अनुपात में मिश्रण के द्वारा तैयार किया जाता है। यह दुधारू पशुओं के लिए ऊर्जा, प्रोटीन और खनिज तत्वों को आसानी से उपलब्ध कराने का बेहतर स्रोत है। यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक पशुओं को खिलाने से उनके भरपूर मात्रा में पोषक तत्व तो मिलते हैं। हरे चारे की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक बहुत ही उपयोगी है। आज के समय में कई तरीके से मोलासिस बनाया जाता है। मोलासिस बनाने में अवयवों की मात्रा इस प्रकार रखते हुए बनाया जाता है: यूरिया 10 भाग, शीरा 50 भाग, गेहूं की चापड़ 20 भाग, बाइंडर 10 भाग, खनिज लवण 5 भाग, नमक 5 भाग को मिलाकर किसान आसानी से बना सकते हैं। पशुपालक पशु आहार में यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक को नियमित रूप से दुधारू पशुओं को चटाने से उनके दूध उत्पादन में लगभग 10 से 14% तक की वृद्धि होती है। यह एक कम आदान वाली उत्पादन तकनीक है जिनका प्रतिदिन प्रति पशु लगभग 2 रुपए का खर्च आता है। ये ब्रिक्स प्रत्येक दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों में उपलब्ध है। इस ब्रिक्स को दुधारू पशुओं को चटाने के लिए नाद पर लटकाते हैं। इसके अलावा तसला तगारी में रखकर पशुओं को नियमित रूप से चटाएं। इस ब्रिक्स को चटाने में पशु चारा, दाना और बंटा चाव से खाता है। यह ब्रिक्स आहार की पाचकता को बढ़ाती है। पशुपालक ध्यान रखें कि इस ब्रिक्स पर मिट्टी आदि न लगे और इस ब्रिक्स को 6 माह से कम उम्र के बछड़ा बछड़ी को न चटावे। यूरिया मोलासिस ब्रिक्स पशुओं को खिलाने के फायदे हैं अनेक। पशुओं को सूखाग्रस्त या अकाल की स्थिति में जिंदा रखने के लिए दिया जाता है। इससे पशु को प्रोटीन की पूर्ति रहती है, जिससे कि पशु की शारीरिक वृद्धि और विकास बराबर बना रहता है। खनिज लवण की पूर्ति भी पशु को बराबर बनी रहती है, जिससे पशु में बांझपन जैसी समस्या नहीं आती है। साधारण अवस्था में भी यदि पशु को इस ईंट का उपयोग करवाते हैं तो इस ईंट में उपस्थित उच्च प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व खनिज लवण की मात्रा के कारण पशु का दूध उत्पादन बढ़ता है, शारीरिक वृद्धि और बांझपन जैसी समस्याएं दूर होती हैं। पशुपालक को डेयरी से अच्छा लाभ भी मिलता है। और आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।